नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास और वृद्धि के बारे में। ये हमारे बाल विकास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विकास और वृद्धि। इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। इसके विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अभी एमपी-टेट का जो पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी-टेट या अदर टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ही। सभी एग्ज़ाम जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे। हम समझ लेते हैं कि क्या होता है तो हमको समझ में आ जाएगा। जो हमारे बिंदु लिखे हुए हैं इनको देखने में अजीब से लग सकते हैं, पर अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इनके सवालों के हम आंसर दे सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि विकास है क्या। प्राणी के अंदर, जैसी परिभाषा लिखी हुई है, प्राणी के अंदर, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का उद्भव या आकृति निर्माण या कोई भी प्रकार का चेंजेस अगर हमारे अंदर आते हैं जो हमारे अंदर पहले से नहीं थे, वो हमारा विकास के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आज अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे हम चैप्टर सीख लेते हैं तो ये हमारा विकास हो गया, इस चैप्टर का हमारा विकास हो गया। ये हमारा मानसिक विकास हो गया। उसी प्रकार से हम शारीरिक विकास की बात करते हैं। अगर कोई हमसे व्यायाम नहीं आता था या हमने जैसे सूर्य नमस्कार करना सीख लिया तो हमने सूर्य नमस्कार के रूप में हमने अपना विकास कर लिया है। अगर हम वहीं वृद्धि की बात करें, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। जो वृद्धि होती है वो सिर्फ हमारी शारीरिक वृद्धि होती है। वृद्धि को हम केवल शारीरिक रूप से नाप सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं। जबकि विकास है उसको नापा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर हमने कोई मानसिक रूप से विकास किया है तो हमारा बुद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है। लेकिन वहीं वृद्धि जो होती है उसका मापन किया जा सकता है। वृद्धि वही होती है जो हमारी शरीर की किसी भी कोशिका या अंग में जो कि बढ़ोतरी दर्ज होती है उसको हम वृद्धि कह सकते हैं। तो वृद्धि और विकास में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि एक शारीरिक संकल्पना है, जबकि जो विकास है, विकास का स्तर एक बड़ा होता है। विकास शरीर के साथ साथ आप मानसिक या संवेगात्मक रूप से इमोशंस में जो भी अगर चेंजेस आते हैं तो उनको हम विकास का रूप दे सकते हैं। हम समझते हैं कि विकास में जो मनोविज्ञान कौन है, इनको विकास को किस प्रकार से परिभाषित किया है और विकास की परिभाषा क्या है। प्राणी के अंदर किसी भी नई आदत का उद्भव जो उसमें पहले से नहीं था। अगर कोई भी हम नई आदत या हैबिट अगर हम अपने आप में डेवलप कर लेते हैं तो उसको हम विकास का रूप दे देते हैं। अगर हमने कोई नई चीज़ सीखी है तो उसको हम विकास कहेंगे। जैसे हमने खाना बनाना सीखा है तो उसको हम विकास कहेंगे कि हमने अपना विकास कर लिया। जैसे बच्चों के अंदर हम निरंतर जो बदलाव होते हैं, जैसे कक्षा 1 के बच्चे से छोटा बड़ा से लेकर ABCD और पहाड़ी गिनती से लेकर जो उसमें किताब पढ़ने की शक्ति, पोएम राइटिंग, ऐसे राइटिंग और आगे बढ़ते जाते हैं तो ये बालक का निरंतर विकास होता जाता है। इसको हम विकास कहेंगे। तो वृद्धि किसे कहेंगे? वृद्धि उसे कहेंगे जो बच्चे की हाइट को एक प्रकार से वृद्धि मान सकते हैं। जो बच्चे की हाइट जैसे शुरुआत में 1 फुट थी, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, तो इसको हम वृद्धि का रूप देंगे। अब हम समझते हैं कि जो वुडवर्थ थे उन्होंने विकास को क्या कहा है, जो वंशानुक्रम और विकास को वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल कहा है। तो वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम होता है हमारे जीन या गुणसूत्र जिसे कहते हैं, जो हमसे पैतृक रूप से हमसे हमारे माँ बाप दादा दादी से मिलते हैं, उसको वंशानुक्रम कहते हैं। तो वंशानुक्रम से रूप से जो हमारे दादा दादी या माता पिता से जो हमें गुण मिले हैं तो उनको हम वंशानुक्रम कहते हैं। और वंशानुक्रम तो हो गया, और वातावरण का गुणनफल, जब हमारे जो आसपास जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र का भी प्रभाव हम पर पड़ता है, और हमारे जो हमसे पूर्वजों से हमको जो गुणसूत्र मिले उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो उनका गुणनफल ही विकास का रूप ले लेता है। जैसे अगर हमारा वातावरण अच्छा है, भले ही हमारे जीन्स हैं जो हमको मिले हैं पूर्वजों से, और वातावरण अगर हमारा बुरा है और जीन हमारे अच्छे हैं तो हमारा विकास प्रभावित होगा, उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर वहीं हम उल्टा कहें कि वातावरण हमारा अच्छा है, वहीं जीन्स हमारे उतने अच्छे नहीं हैं, जो हमारे पूर्वजों से मिले हैं वो जीन्स में वो क्वालिटी नहीं है, तो भी हमारा वातावरण प्रभावित होगा। लेकिन अगर वातावरण भी अच्छा है और हमारे जो पूर्वजों से हमसे वंशानुक्रम रूप से जो हमारे जीन्स पे या गुणसूत्र मिले हैं, DNA मिले हैं, अगर वो हमारे उच्च क्वालिटी के हैं तो हमारा विकास एक उच्च लेवल का होगा। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब कहते हैं कि स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास आजीवन चलता है। जिस प्रकार सीखना आजीवन चलता है, हम निरंतर कभी
कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसी प्रकार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा है विकास एक सतत मतलब लगातार चलने और सतत एवं धीमी प्रक्रिया, धीमी रूप से निरंतर चलता रहता है, सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जैसे वृद्धि को लिखा है कोशिकी मतलब होता है जो हमारी कोशिकाओं में या सेल जिसे बोलते हैं, अगर उसमें जो हमारे जब तक चेंज होता रहता है तो उसको हम वृद्धि का नाम दे देते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा तो होता है तो उसकी हाइट कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो उसको हम वृद्धि का रूप देंगे। जबकि विकास क्या है, विकास एक व्यापक संकल्पना है। ऐसे अगर शरीर का विकास होता है तो उसको भी हम विकास कहेंगे, अगर मानसिक मन का या माइंड का कोई विकास होता है तो उसको भी हम विकास कहेंगे, या इमोशंस में हमारे कोई बदलाव आते हैं तो उनको भी हम विकास का रूप देंगे। तो विकास एक व्यापक संकल्पना है, जबकि वृद्धि एक संकुचित संकल्पना। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये विकास का क्षेत्र है तो वृद्धि का क्षेत्र है, वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आ जाती है। अब समझते हैं। और वृद्धि मूर्त होती है। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखाई दे, और अमूर्त मतलब होता है जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो वृद्धि मूर्त होती है क्योंकि जो हमारी लंबाई बढ़ती है तो वो हमको दिखाई देती है, जबकि विकास होता है अगर किसी व्यक्ति के मानसिक रूप से कोई विकास हुआ है तो वो हम नहीं देख सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं। और उसी प्रकार वृद्धि एक मूर्त संकल्पना है और इसका मापन संभव है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, अगर किसी बच्चे की लंबाई या किसी पेड़ की लंबाई अगर हम नापना चाहें तो नाप सकते हैं कि इसकी इतनी थी और 1 साल बाद इसकी इतनी हो गई है, तो हम उसको नाप सकते हैं। जबकि विकास को हम नापा नहीं, पूरी तरह से नहीं नापा जा सकता है। हम अनुमान लगाते हैं वृद्धि के, हमने विकास के कुछ सूत्र भी हमने बनाए हैं कि हमने बुद्धि विकास के कुछ सूत्र बना लिए हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। जबकि वृद्धि का हम एग्जैक्ट वैल्यू लगा सकते हैं कि किसी भी ये चीज़ की हाइट कितनी है तो हम बता सकते हैं कि कितनी है। तो इसी को कहते हैं मात्रात्मक। वृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है कि मतलब जिसको मापा जा सके वो मात्रात्मक और जिसको मापा ना जा सके वो गुणात्मक है। तो विकास है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, क्योंकि विकास को मापा भी जा सकता है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आ जाती है। जैसे इस प्रकार समझें, जैसे दूध है तो अगर वो 2 लीटर या 3 लीटर है तो हम उसको माप सकते हैं, तो इसे बोलेंगे मात्रात्मक। लेकिन अगर हम कहें कि दूध की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, तो उसको बोलेंगे हम उसकी क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक और क्वालिटी मतलब गुणात्मक। तो जो विकास है वो क्वालिटी एवं क्वांटिटिव दोनों होता है, जबकि वृद्धि है वो केवल मात्रात्मक होती है, इसको केवल नापा जा सकता है। ठीक है। और विकास है, विकास को मापा भी जा सकता है और इसका गुणात्मक मतलब इसकी क्वालिटी का भी पता लगाया जाता है, वो विकास कहलाता है। अब हम समझते हैं विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं कि मतलब इस सिद्धांत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का विकास होता किस प्रकार है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़ा होता है, बड़ा होता चला जाता है, तो विकास का एक सिद्धांत है जो सभी जगह लागू होते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है जो सभी जगह हर परिस्थिति में लागू हों, किसी भी परिस्थिति में बदला ना जा सके। जैसे पाइथागोरस प्रमेय है तो वो सभी परिस्थितियों में सभी जगह लागू होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो लागू ना हो। उसी प्रकार विकास के सिद्धांत हैं, जो 13 सिद्धांत दिए गए हैं, ये सभी जगह सभी बच्चों पर सभी लोगों पर लागू होते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं और थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल शब्दों पर थोड़ी गौर करेंगे तो हम समझ लेंगे विकास का सिद्धांत है इसी प्रकार से चलता है। जैसे असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का मतलब हो तो एक समान गति नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कार चलती है तो पहले कहीं तेज़ चलती है, कहीं स्लो चलती है, उसी प्रकार हमारा विकास है, कभी तेज़ होता है, कभी स्लो होता है, फिर कभी तेज़ हो जाता है। तो असमान गति का मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से 6 वर्ष तक, उसको शेष अवस्था बोलते हैं। तो शेष अवस्था तक 0 से 6 वर्ष तक बच्चे का विकास, माइंड का विकास 90% हो जाता है। फिर उसके बाद आती है बाल अवस्था। तो 6 से 12 वर्ष तक होती है बाल अवस्था। उसमें बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, माइंड का विकास रुक जाता है। जितना होना होता है 6 वर्ष तक हो जाता है। जो 6 वर्ष तक जितना विकास हुआ है वही आगे बढ़ता जाता है। फिर बाल अवस्था में उसका विकास रुक जाता है। फिर जैसे ही वो वयस्क अवस्था में आता है तो उसका विकास, मानसिक विकास और बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार असमान गति हो गई, पहले बड़ा फिर घटा फिर बड़ा, तो इसको असमान गति की। तो विकास हर बच्चे का इसी प्रकार होता है। उसका मानसिक विकास जब वो शेष अवस्था में होगा तो उसका विकास हो जाएगा 90% तक, फिर बाल अवस्था में फिर घटेगा और फिर आगे फिर बढ़ेगा। अब दूसरा सिद्धांत है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो विकास के जो संबंध है, अंतर संबंध का मतलब होता है विकास के जो सभी संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हमारा शरीर का विकास हो रहा है
अच्छा हो रहा है तो हमारे माइंड का विकास भी अच्छा होगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर अच्छा है तो हमारा माइंड भी अच्छे तरीके से काम करता है, और हमारे जैसे उसी प्रकार से हमारे इमोशंस भी उसी प्रकार, अगर हमने अपने शरीर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, माइंड को मेंटेन किया है, तो हमारे इमोशंस या जैसे कहते हैं संवेग, वो भी हमारे अच्छे रहेंगे। और अगर हमारा शरीर ही ढीला ढाला है, हम सुस्त रहते हैं, तो हमारे संवेग जो इमोशंस हैं वो भी हमारे बस में, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो जो हमारे संबंध हैं, जो अंतर संबंध का सिद्धांत है विकास का, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अंतर संबंध मतलब संबंधित रहते हैं एक दूसरे से, एक को प्रभावित करने पर दूसरा प्रभावित होता है। अब समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जो संसार में जितने भी बच्चे हैं, सभी में, बच्चे या वयस्क बूढ़े जो भी हैं, सभी में एक विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो बच्चे एक से नहीं होते हैं, या उनका विकास कभी भी समान नहीं हो सकता है, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। अगर जुड़वा बच्चे हैं तब भी उनके विकास में कुछ ना कुछ विभिन्नता आ ही जाती है। हम देखते भी हैं कि जब वो पैदा होते हैं, जब बिल्कुल एक समान एक जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे वो बड़े होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखने नज़र आ जाते हैं। तो संसार के सभी लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। बाल विकास में कहा भी जाता है कि कोई भी बच्चा एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए सभी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से ट्रीट करें। किसी बच्चे को दूसरे बच्चों के समान न ट्रीट करें कि अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होगा। अब समझते हैं कि विकास निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास रुकती नहीं है। अगर विकास ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए रुक जाता है, विकास एक निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है, एक बढ़ती चली जाती है। जिसे स्किनर ने भी कहा है, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया। सतत मतलब लगातार, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब कहते हैं विकास का सरल से जटिल का सिद्धांत। विकास है वो सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। पहले सरल रहता है, फिर जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है उसके दिमाग में, जैसे हम कोई एक चीज़ सीखते हैं, जैसे हम जोड़ सीखते हैं, 5 + 2 7 होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे सवालों को करते जाते हैं तो हमारे सवाल भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, और तो हमारे माइंड में भी कन्फ्यूजन होना क्रिएट हो जाती है। उसी प्रकार विकास है, पहले सरल रहता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल से समझें, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ का जो बीज होता है बिल्कुल सिंपल सा, सरल, छोटा सा होता है, लेकिन जब वो पौधे का रूप लेता है, उसमें शाखाएं निकलती हैं और फिर बहुत बड़े रूप में ले लेता है, तो एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है। तो उसको कहते हैं सरल से जटिल की ओर। तो विकास हमेशा पहले सरल रहता है, फिर धीरे धीरे वो जटिल की तरफ आगे बढ़ता जाता है। विकास का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है सामूहिक रूप से किसी भाग को कंट्रोल करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो वो किसी वस्तु को पूरी मुट्ठी के साथ में पकड़ते हैं। एक उंगली से वो नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चों की तो मुट्ठी तक बंद रहती हैं, और जब वो लेकिन वो किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो पूरी मुट्ठी से पकड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनका अपने हाथ पर एकीकरण, मतलब प्रत्येक अंग पर, एकीकरण का मतलब होता है एक एक अंग पर नियंत्रण होना। तो एकीकरण जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनका एकीकरण की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं तो वो मुट्ठी के साथ पकड़ते हैं, सिर्फ बड़े होते हैं तो उनका हाथ की उंगलियों के साथ, अंगूठों के साथ, सिर के साथ पूरा अपना एक कहते हैं कि सामंजस्य स्थापित हो जाता है। वो अगर उंगली से पकड़ना चाहे तो उंगली से ही पकड़ते हैं, उसमें हाथ का यूज नहीं करते हैं। अब है विकास की दिशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा, यह सिफेलोकाउडल एक शब्द है, सिफेलोकाउडल सीधा एग्जाम में आता है। हिंदी में इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे सिरोन्मुखी भी बोल देते हैं, मस्तिष्कोन्मुखी भी बोल देते हैं, लेकिन सिफेलोकाउडल हमें ध्यान रखना है। सिफेलो का मतलब होता है सिर और काउडल का मतलब होता है धड़। इसमें कहा गया है कि विकास की दिशा क्या रहेगी। विकास की दिशा जो हमेशा रहती है वो सिर से धड़ तक की धड़ होती है। जब भी बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, और सिर के बाद जब हम देखते भी हैं, अगर हमने कोई वीडियो 3D एनिमेशन देखा हो तो बच्चे की ऐसी पिक आती है, पहले उसके सिर का विकास होता है और फिर उसका बाद में धड़ का विकास होता है। तो इसमें माना जाता है कि पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, ठीक है, बाद में हाथ पैर निकलेंगे। तो विकास की दिशा होती है सिफेलोकाउडल। सिफेलोकाउडल का मतलब होता है सिर से धड़ की ओर। सीधा क्वेश्चन आता है कि बच्चे की विकास की दिशा में सिफेलोकाउडल का क्या अर्थ है। मतलब बच्चे का विकास सिर से, पहले बच्चे के सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा। अब समझते हैं एक और सिद्धांत है केंद्र से बाहर की ओर। मतलब जो बच्चे का विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। मतलब केंद्र का मतलब होता है हमारे बीच की जो रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा होता है, हमारा केंद्र हिस्सा होता है। और सबसे पहले इसी का विकास होता है। जो बच्चे का विकास है पहले सर का होगा, फिर धड़ का होगा, इसी केंद्रीय अंग का विकास होगा, फिर बाद में इसमें से हाथ या पैर निकलते हैं। पहले
जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसका विकास होता है। तो विकास है वो हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ होगा। अगर हम उसी में एक ऑप्शन रहे कि बाहर से केंद्र की तरफ होगा तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जैसे विकास के सिद्धांत में एक ऑप्शन दिया हुआ हो कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं निम्न में से, उसमें एक दिया हो कि बाहर से केंद्र की ओर, तो ये गलत हो जाएगा। या एक ऑप्शन दिया हो धड़ से सिर की ओर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं वर्तालुकार या वृत्ताकार, इसका क्या मतलब होता है। वर्तालुकार या वृत्ताकार का मतलब होता है विकास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे हम समझते हैं ना कि कोई भी खिलाड़ी होता है तो उसका कहते हैं कि उसका वो हमेशा टॉप पर नहीं रहता, कभी पहले नीचे डाउन रहता है, फिर टॉप पर जाता है, फिर नीचे रहता है। तो इसको अगर हम एक ग्राफ से समझें तो इस प्रकार समझते हैं कि पहले वो डाउन रहता है, फिर धीरे धीरे टॉप पे जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है। तो सभी का विकास इसी प्रकार से होता है। एक वृत्त जैसी आकृति है, वर्तालुकार आकृति बन जाती है कि पहले जब वो छोटे स्तर पर रहता है तो उसका विकास कम होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता है वो टॉप पर पहुंचता है, फिर धीरे धीरे उसका फिर डिक्रीज होना चालू हो जाता है। अब एक समझते हैं समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत का मतलब होता है संसार के सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, मतलब उनका पैटर्न अगर देखा जाए तो एक जैसा होता है। जैसे सभी बच्चे होंगे तो जब भी पैदा होंगे तो वो रोएंगे, सबसे पहले सभी बच्चे रोते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ना रो। और जैसे या वो बड़े होंगे तो सबसे पहले उनके दूध के दांत निकलेंगे, तो सभी बच्चों के दूध के दांत निकलेंगे। एक मतलब एक पैटर्न बनता चला जाता है, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, उसी प्रकार एक अगर इनका पैटर्न देखें तो उनका एक पैटर्न बनता चला जाता है कि जब बच्चे पैदा होंगे तो रोएंगे, जब और बड़े होंगे तो उनके दूध के दांत निकलेंगे, फिर उनके स्थायी दांत निकलेंगे। एक प्रकार से एक पैटर्न बनता हुआ चला जाता है। तो सभी बच्चों का एक पैटर्न होता है। समान प्रतिदर्श मतलब इसको बोल सकते हैं एक समान पैटर्न का सिद्धांत, कि सभी बच्चों का एक पैटर्न एक निश्चित होता है, एक निश्चित क्रम होता है। इसी को हम कह सकते हैं एक निश्चित क्रम। एक क्रम रहता है कि पहले दूध के दांत निकलेंगे, फिर स्थायी दांत निकलेंगे, पहले शैशव अवस्था होगी तो 90% विकास हो जाएगा, बाल अवस्था आएगी तो मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा, थोड़ी रुक जाएगा, फिर जब और वयस्क अवस्था आएगी तो फिर विकास और तेज़ी से बढ़ेगा। तो सभी का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अविलोमीयता, इसको अविलोमीयता का मतलब होता है कि इसको विलोम ना किया जा सके। विलोम का मतलब होता है जैसे अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया तो फिर उसको छोटा नहीं किया जा सकता, वो और बड़ा ही होगा। जो अगर कोई बच्चा आज 2 फीट का है तो वो आगे 2.5 फीट 3 फीट का होगा, वो उसको बाकी 1 फीट का पीछे नहीं किया जा सकता है। तो अविलोमीयता, विकास का अविलोमीयता का सिद्धांत होता है कि विकास को पीछे नहीं लौटाया जा सकता, आगे तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन पीछे नहीं लौटाया जा सकता। इसी को हम भविष्यवाणी भी कह सकते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है तो उसकी हाइट बढ़ेगी, तो इसको हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ना कि उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके धीरे धीरे दांत निकलेंगे, फिर बाल होंगे, फिर बाल धीरे धीरे, उसके बाद जब वो बूढ़ा होगा तो उसके बाल झड़ेंगे, दांत भी टूटेंगे। तो इसको हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि ये सभी के साथ एक जैसा होता है। सिद्धांत का मतलब होता है सभी पर लागू होना। तो ये विकास के इतने 12-13 करीब सिद्धांत हैं, इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें सिफेलोकाउडल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पेपर में आता है कि पहले सिफेलो मतलब पहले सिर और काउडल मतलब पहले धड़। तो सिर से धड़ की ओर विकास होता है, ना कि धड़ से सिर की ओर। असमान गति, समान गति नहीं होती। अगर ऑप्शन में आए कि विकास का सिद्धांत कौन है, इसमें अगर समान गति लगा हो तो समान गति नहीं, असमान होती है। विकास एक सा कभी नहीं हो सकता है, विकास हमेशा कभी बढ़ता है कभी घटता है। उसी को हम जैसे इस पर ग्राफ से समझ सकते हैं, पहले ग्राफ बढ़ता है बढ़ता चला जाता है, फिर घटना चालू हो जाता है। तो विकास कभी एक सा नहीं रहता है। अंतः संबंध, विकास के सभी पक्ष हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शारीरिक, अगर शरीर अच्छा है तो मन भी अच्छा है। सभी व्यक्तिगत विभिन्नता, 2 बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, वो जुड़वा बच्चे भी हों तब भी उनमें कोई ना कोई विभिन्नता जरूर पाई जाएगी। निरंतरता, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकती नहीं है कि विकास रुक जाए, धीमा हो सकता है लेकिन रुकता नहीं है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलती है। सरल से जटिल की ओर, पहले विकास सरल रहता है फिर धीरे धीरे जटिल हो जाता है। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो उसकी आसपास की चीज़ें जो बुद्धि रहती है वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन होने चालू हो जाते हैं। तो विकास को कहते हैं कि सरल से जटिल की ओर बढ़ता जाता है। जैसे बीज से पेड़ बनता है तो बीज सरल होता है और पेड़ एक जटिल होता है। एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता है एक एक अंग पर नियंत्रण स्थापित करना। तो जब शुरुआत में बच्चा एक साथ सभी वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है, अपने मतलब शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखता है, फिर लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो एक एक अंग पर नियंत्रण रखना चालू कर देता है, उसको हम बोलेंगे एकीकरण। विकास की दिशा सिर से धड़ की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, पहले सेंट्रल विकास फिर बाद में हाथ पैर का विकास। वर्तालुकार मतलब वृत्त की आकृति में। समान प्रतिदर्श मतलब एक पैटर्न एक समान रहता है, पहले दूध के दांत फिर स्थायी दांत, इस प्रकार से उसी प्रकार से एक निश्चित क्रम चलता है।
अविलोमिता, इसको विलोम नहीं किया जा सकता। अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया तो उसको छोटा नहीं किया जा सकता। भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि पहले बच्चा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा। तो इस प्रकार से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो सभी लोगों पर लागू हो, कि सभी बूढ़े होंगे, सभी जवान होंगे, सभी मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसको हम पहले से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। अब समझ लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विकास को क्या प्रभावित करता है? आयु प्रभावित करती है। आयु कैसे प्रभावित करती है? जैसे हमारा विकास हो रहा है तो आयु कैसे हमको प्रभावित कर सकती है? जैसे आयु है तो कोई अगर छोटा बच्चा है तो जब वो उस उम्र तक पहुंच जाएगा तभी तो वो उन चीज़ों को सीख पाएगा। जैसे अगर बच्चा 2 साल का हो जाएगा, 1 साल का होने दो, जब भी तो वो बोल पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर 1 महीने का बच्चा है वो भी बोलने लगे। तो आयु इस प्रकार से प्रभावित करती है, जब निश्चित उम्र आती है तब उसी के अनुसार विकास होता है। तो उम्र के अनुसार विकास ही आयु को प्रभावित करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो विकास भी बढ़ता जाता है। अब समझते हैं पोषण। पोषण का मतलब होता है खाना। अगर अच्छा खाना होगा तो अच्छा विकास होगा, अगर खाना अगर कोई अनहेल्दी टाइप का होगा तो उसका विकास भी रुक जाएगा, या विकास रुकता नहीं है, मतलब विकास भी प्रभावित होगा, उतना विकास नहीं हो पाएगा। बुद्धि, अगर बुद्धि अच्छी है, मतलब खाना अच्छा है तो हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी, मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा होगा तो हमारा शारीरिक विकास होगा। तो मतलब ऑल ओवर जो विकास है वो हमारा अच्छा होगा। तो बुद्धि अच्छी तो विकास अच्छा। लिंग मतलब होता है अगर जो महिलाएं होती हैं, जो प्रकृति ने जो महिलाओं का, लड़कियों का निर्माण किया है वो पुरुषों से अच्छा किया है। मतलब उनकी मृत्यु दर होती है वो कम होती है, लेकिन जब लड़कों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है, तो करीब 13-14 साल तक देखो कि लड़कियों का विकास अच्छी तरीके से होता है। लेकिन जब 13-14 साल के बाद बच्चियों का पर कंट्रोल किया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उनका विकास धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है और जो लड़के हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो लिंग भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। अगर लड़का है तो उसको, अगर कोई लड़का है तो उसका शुरुआत में तो विकास कम होगा, लेकिन धीरे धीरे जब महिलाओं को दबा दिया जाएगा तो उसका विकास तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। प्रजाति का मतलब होता है कि किस नस्ल है, कौन सी नस्ल है। जैसे कार्ल स्लीमन वैज्ञानिक थे, उन्होंने अमेरिका में कुछ श्वेत और अश्वेत लोगों पर एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने देखा, कुछ श्वेत लोगों को लिया और कुछ अश्वेत लोगों को लिया, उसमें एक ही वातावरण में रखा और एक ही जलवायु में रखा। फिर उन लोगों ने देखा कि किसका विकास ज़्यादा होता है और कौन का विकास कम होता है। उन्होंने पाया कि जो श्वेत लोग थे तो उनकी जो श्वेत प्रजाति के लोग थे उनका विकास ज़्यादा हुआ, जो बशर्ते अश्वेत लोगों के। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रजातियाँ हैं वो भी प्रभावित करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी कोई घोड़ा है अच्छी नस्ल का है तो उसका विकास अच्छा होता है, वो अच्छा एक्टिवली परफॉर्मेंस करता है। तो इस प्रकार प्रजाति भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी चीज़ को सीखना। जैसे हम सीख रहे हैं तो हमारा अधिगम है पढ़ना, तो अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। अगर कोई अच्छा पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा चीज़ों को, उसका विकास अच्छा होगा। अगर कोई पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा तो उसका विकास कम होगा। संस्कृति का मतलब होता है खान पान, हाल चाल, बोल, जो उसके रहन सहन की जो चीज़ें हैं उसको हम संस्कृति में मानते हैं। जैसे अगर कहीं रूढ़िवादी संस्कृति है, लोगों को उतनी छूट नहीं है, उतनी स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, तो उनका विकास कम होगा। वहीं पर अगर कहीं पर लोगों को स्वतंत्रता है और वो अपने मन से चीज़ों को करना जानते हैं, कर रहे हैं, किसी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं फंसे हैं, तो उनका विकास ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अब हम समझते हैं वातावरण। जैसे हमारे घर का वातावरण या विद्यालय का वातावरण अगर अच्छा है, सपोर्टिव नेचर का है, वो हमारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको और आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा विकास अच्छा होगा। और अगर वो वहीं हमारे जो आसपास के लोग हैं, किसी के आसपास के लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा उनको डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो उसके अंदर भी एक नकारात्मक भाव आ जाता है कि हम शायद ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार विकास को प्रभावित करने में और भी कोई कारक है। जैसे दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना भी विकास को प्रभावित कर देती है। उसको कोई चोट उठा गई, दुर्घटना, या बीमारी, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो भी वो विकास को प्रभावित कर देती है। या और कोई, या नशा, अगर कोई नशे में आ गया तो नशे की लत लग गई तो भी उसको विकास को प्रभावित कर देती है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अगर कोई भी चीज़ होती है तो हमें कैसे प्रभावित करती है। ये तो कुछ बिंदु इसलिए लिखे हैं ताकि आप में एक समझ विकसित हो जाए। तो अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो विकास से आपका क्वेश्चन, विकास और वृद्धि से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट छूटता है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम तिवारी और मैं एमपी में प्राइमरी टीचर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, MHRD टीचर। अभी तक जो हम देख रहे हैं कि हमारी वीडियो करीब 70% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब हैं, वीडियो देखते हैं। प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और नमस्कार, धन्यवाद।